हेलो बच्चों। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम पढ़ रहे थे बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है कि आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या ट्रांजिशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसमें बॉन्डिंग कैसे होता है सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड के बीच में। तो हमारे पास 3 थ्योरी थे, वर्नर्स थ्योरी थे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो वर्नर्स थ्योरी हमने सबसे पहले पढ़ लिए, उसके क्या ड्रॉबैक्स थे उसके बारे में भी हमने देख लिया। उसके बाद हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके बाद हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। ठीक है, अब देखो ड्रॉबैक्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है कि जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या कलर होगा उसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। मीन्स कहने का मतलब है कि कोई भी कंपाउंड है तो उसका कुछ ना कुछ तो कलर होगा, है ना। उस कलर के बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बताई, वो हम आगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या, इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या कलर होगा उसके बारे में इन्होंने नहीं बताया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रिडिक्शन रिगार्डिंग टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर, कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो टेट्राहेड्रल होंगे या आपका ऑक्टाहेड्रल होगा, इन्होंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बताया। ये हमने कैसे बताया कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को यूज करके तब हमने बताया कि नहीं ये कंपाउंड आपका या ये कॉम्प्लेक्स आपका ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर प्लेनर होगा या टेट्रल होगा। ठीक है, कैसे हमने देखा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड को यूज़ किया। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड को यूज़ करा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड किस में यूज़ होते हैं, ये आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आते हैं। ठीक है, तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम अगर देखेंगे तो कौन सा कंपाउंड आपका टेट्राहेड्रल होगा, कौन सा कंपाउंड आपका टेट्राहेड्रल, कौन सा आपका कंपाउंड स्क्वायर प्लेनर होगा, ये हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्योरी से नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो हम किसके थ्योरी से बता सकते हैं, वो हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से, मीन्स कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड से ही बता सकते हैं। आपको पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है, ये पेयरिंग को फोर्स करता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन को पेयर होने को फोर्स करता है, लेकिन वीक फील्ड ऐसा नहीं होते। क्लियर है, तो इसके बेसिस पे हमने आपको वहाँ पे टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर की बात किया था, जो कि आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने यूज़ किया था। तो ये ऐसा नहीं है कि जब हमने वहाँ पे बता दिया तो आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही फॉर्मूला हुआ, ये ऐसा नहीं है। ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड कहाँ, क्रिस्टल फील्ड लिगेंड में है, और वो क्रिस्टल फील्ड लिगेंड से हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर की बात किया। ठीक है, तो ये आपके ड्रॉबैक्स थे। उसके बाद थर्ड ड्रॉबैक्स है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अगर मैं 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लूँ और उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बोलें कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसके बारे में भी इन्होंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने डिस्कस नहीं किया। ठीक है, इट डज नॉट एक्सप्लेन, नेक्स्ट देखो, इट डज नॉट एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट विद टेम्परेचर। मैग्नेटिक मोमेंट तो हम कैलकुलेट करना जानते ही हैं, है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके हम वहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, लेकिन विद टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इन्होंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया। क्लियर है, चलो, तो सबसे इसके हमने ड्रॉबैक्स देख लिया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। अब हम बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। क्लियर है, चलो, तो देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है कि ये एक तरह से क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर काम करती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, या इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स बोलते हैं, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने पढ़ा ही होगा, है ना, 12th क्लास में है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, तो जो जो स्टैटिक चार्ज के बीच में जो फोर्स लगते हैं उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसा होता है कि हाँ ऐसा ही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। मीन्स कहने का मतलब है कि इन्होंने क्या किया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या किया, एक क्या है आपका मेटल है और एक क्या है आपका लिगेंड है ना, इन दोनों लिगेंड के बीच में आपका कहीं ना कहीं बॉन्डिंग होती है, मेटल एंड लिगेंड के बीच में। ठीक है, अब देखो मेटल एंड लिगेंड के बीच में किसी बॉन्ड फॉर्मेशन को कंसिडर नहीं करता कौन, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गया, और या फिर आपका क्या हो गया, वर्नर्स थ्योरी हो गया, तो ये बॉन्ड को कंसिडर करता है, लेकिन यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बॉन्ड को कंसिडर नहीं करता। ये क्या कंसिडर करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स यहाँ पे मेटल को एक पॉइंट चार्ज मानते हैं और लिगेंड को एक पॉइंट चार्ज मानता है। क्लियर है, तो क्या है कि किसी बॉन्ड फॉर्मेशन को कंसिडर नहीं करती। क्लियर है, बिना इसके काम करती है, बिना इसके मीन्स बिना बॉन्ड के ही काम करती है, लेकिन फिर भी ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करती है। मीन्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये बॉन्ड फॉर्मेशन को नहीं मानती, ये बॉन्ड फॉर्मेशन पे काम ही नहीं करती है, ये बिना बॉन्ड फॉर्मेशन के काम करती है। बिना बॉन्ड फॉर्मेशन के काम करने के बेसिस पे भी ये मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज़ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, इसको एक्सप्लेन करती है, और ये वैलिड थ्योरी भी है, उसको देखा गया भी है। क्लियर, लेकिन ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है,
कि वैलेंस बॉन्ड्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो होते हैं सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड के बीच में जो होता है सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड के ऑर्बिटल के बीच में क्या होता है आपका ओवरलैपिंग होता है, जिससे बॉन्ड फॉर्म होते हैं। समझ में आ रहा है क्या? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है? के अकॉर्डिंग सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल एंड लिगेंड के ऑर्बिटल के बीच में क्या होता है और ओवरलैपिंग होते हैं, जिससे बॉन्ड फॉर्म होता है। बट CFT में ऐसा नहीं होता है, या CFT ऐसा नहीं बोलते हैं। क्लियर है? उसके बाद क्या है कि CFT के अकॉर्डिंग क्या है कि सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड को पॉइंट चार्ज मान के चलती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एक पॉइंट करके डिस्कस करते हैं। CFT assume that the interaction between the central metal atom and ligand is purely electrostatic। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब यह हुआ कि बॉन्ड जो आपका बन रहा है आपके मेटल एंड लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बन रहे हैं वो आपका क्या है, आयनिक बॉन्ड को वो कंसिडर करके चल रहा है। मीन्स कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका क्या है कि वो आयनिक बॉन्ड में ही होते हैं। तो इसका मतलब वो आयनिक बॉन्ड कहीं ना कहीं मेटल एंड लिगेंड के बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं। क्लियर है? चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखो कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये तो आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो अज्यूम करके चला उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बोलते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, या क्या उसके अजम्पशंस थे, क्या उसके थ्योरी थे। ठीक है, ठीक है। पहला थ्योरी क्या है कि सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स आर कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्ज, है ना। जो आपका मेटल है और जो लिगेंड है इसको क्या कंसिडर करके चलते हैं, ये आपका पॉइंट चार्ज होगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखो कि सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम इज कंसिडर्ड टू बी अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एंड लिगेंड आर कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये आपका क्या है, आपका पॉजिटिव चार्ज है और इसको क्या कंसिडर लेके चलता है, आपका नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपके पास लिगेंड तो आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो चलो इसको आपने नेगेटिव मान लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाए, आपका न्यूट्रल हो जाए तो, है ना। न्यूट्रल लिगेंड्स आर कंसिडर्ड एज डायपोल विच विथ देयर नेगेटिव इन टुवर्ड्स सेंट्रल मेटल। मीन्स कहने का मतलब जैसे मान लो कि H2O की बात कर लेते हैं, तो H2 आपका क्या है, H2O क्या है आपका एक तरह से न्यूट्रल लिगेंड है। अब न्यूट्रल लिगेंड है तो न्यूट्रल लिगेंड इसका मतलब है कि इसके हमें क्या कंसिडर करने पड़ेंगे, डायपोल कंसिडर करने पड़ेंगे। डायपोल्स मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ऑक्सीजन है और उसके एक मिनट, है ना, जैसे आपका क्या है, आपका ऑक्सीजन है एंड हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में जैसे मान लो हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे क्या ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे। तो ऑक्सीजन का आपका क्या है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पर क्या होगा डेल नेगेटिव और इस पर क्या होगा डेल पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया आपका डेल नेगेटिव यहाँ पे आ जाएंगे। क्लियर है? तो उसको जो आपका न्यूट्रल एटम होंगे उसका जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे या जो न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे उसका हमें क्या कंसिडर करना है, डायपोल को, है ना। डायपोल विद देयर नेगेटिव एंड डायरेक्टेड टुवार्ड्स सेंट्रल मेटल एटम। मीन्स ये जो नेगेटिव एंड होगा जो ऑक्सीजन का वो डायरेक्टेड किसके होगा, सेंट्रल मेटल एटम के टुवार्ड्स होंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे। देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन मेटल्स ऑर्बिटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल। मेटल ऑर्बिटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल के बीच में कोई इंटरेक्शंस नहीं होते अकॉर्डिंग टू CFT। क्लियर है? तो ये पॉइंट है। और जब अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में हम देखते हैं। पहले देखो एक चीज़ कि नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने में कि पहले हमारे पास d ऑर्बिटल्स हैं, है ना। d ऑर्बिटल्स, d सबशेल है। तो d में कितने ऑर्बिटल्स हैं आपके पास, 5 ऑर्बिटल्स हैं। एक सेकेंड, है ना, क्या आपका 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। इसको क्या बोलते हैं, DXY, DXY, DYZ, DZX, और ये क्या है DZ², और ये क्या है DX² माइनस Y²। ठीक है, एक टर्म हमने पढ़ा था किसमें, केमिकल बॉन्डिंग में, वो पढ़ा था डीजेनरेट। डीजेनरेट क्या होता है, ऐसे ऑर्बिटल जिसका एनर्जी लेवल क्या हो, सेम होते हैं। क्लियर? एनर्जी लेवल क्या हो आपका, सेम हो, उसको क्या बोलते हैं, डीजेनरेट। अब ये जो पांचों है ऑर्बिटल, ये क्या है आपका डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्लियर ये चीज़ है? ठीक है, ऐसे ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी क्या हो, सेम हो। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, एक सेकेंड, है ना। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं
कि आपका मेटल है और उसके बाद आपका क्या है, लिगेंड है। लिगेंड एंड मेटल के बीच में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ ट्रांसफर होता है। इसके बीच में या तो इंटरेक्शन होते हैं, है ना। इसके अकॉर्डिंग के क्रिस्टल फील्ड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो एक सेंट्रल मेटल एटम के एटम के पास जो डी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। डीजेनरेट मीन्स करने का मतलब है कि दोनों सबकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। जब लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को क्या करेगा, अप्रोच करेगा, मीन्स बॉन्ड बनाने के लिए, तो अप्रोच जब करेंगे तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन एंड सेंट्रल मेटल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, तब क्या होगा कि इसके बीच में इंट्रैक्शन होगा। सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड के बीच में क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा। तो इंट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है। तो उस रिपल्सन की वजह से इस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, आपका डिफरेंट, मीन्स चेंजेस हो जाएंगे, है ना। मीन्स कहने का मतलब जब लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करेगा बॉन्ड बनाने के लिए, तो वहाँ पे रिपल्सन होगा। रिपल्सन की वजह से क्या होगा, आपका एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो एनर्जी जब इंक्रीज होंगे, या एनर्जी क्या होगा आपका, एक तरह से इंक्रीज नहीं बोल के अभी हम फिलहाल बोलते हैं चेंजेस होंगे। एनर्जी क्या होगा आपका, चेंज हो सकती है, ठीक है। तो अब ये चेंज किस में होगा, किस में नहीं होगा, जब आपके पास आइसोलेटेड गैस एटम हो तो उसमें पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी। जब आपका क्या हो, आइसोलेटेड ऑर्बिटल्स होंगे, आइसोलेटेड अगर आपका स्फेरिकल है ना, आइसोलेटेड गैसेस एटम है तो उसमें जो पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। फिर जब आपका लिगेंड अप्रोच करेगा तो लिगेंड सेंटर मेटल एटम की चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। मीन्स कहने का मतलब है कि ये तो आपके अप्रोच होंगे, अप्रोच होने के बाद जो आपका रिपल्शन होगा, एनर्जी इंक्रीज होगा। एनर्जी इंक्रीज होने के साथ साथ एक तरह से हम बोल सकते हैं वहाँ पे क्या होगा, एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस ऑर्बिटल की एनर्जी चेंज होगी, ठीक है। अब देखो ये फील्ड भी आपका क्या है, टू टाइप्स के फील्ड होते हैं, है ना। टू टाइप्स के फील्ड कहने का मतलब है कि एक तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, स्फेरिकल, है ना, स्फेरिकल ले लेते हैं, स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड ले लेते हैं, और दूसरा क्या है, स्फेरिकल आपका एसिमेट्रिकल फील्ड लेते हैं, ठीक है। अगर हमने सिमेट्रिकल फील्ड लिया है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड लिया है, तो उसकी एनर्जी इंक्रीज तो होगी, लेकिन वो तभी भी आपका क्या होगा, डीजेनरेट ही होगा। ये चीज़ को समझना आप, कि मीन्स करने का मतलब हमने अगर सिमेट्रिकल लिया है तो सिमेट्रिकल फील्ड लिया है, तो सिमेट्रिकल फील्ड लिया है तो आपका जो एनर्जी, देखो एनर्जी लेवल आपका यहाँ पे था, ठीक है, एक सेकेंड, है ना। एनर्जी लेवल आपका यहाँ पे था, फिर इंट्रैक्शन हुआ, इंट्रैक्शन होने के बाद मीन्स रिपल्शन हुआ, रिपल्शन होने के बाद जो आपका जो एनर्जी जो हुआ, है ना, जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगा, आपका इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज होने के ये अभी भी क्या है, आपका डीजेनरेट है, ठीक है। अब जैसे अगर आपका किसी तरह से आपका एसिमेट्रिकल फील्ड हो जाए, एसिमेट्रिकल फील्ड में अगर आपने प्रेजेंस में अगर आपने उसका क्या करवाया कि बॉन्डिंग करवाया या इंट्रैक्शन करवाया, तो वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जिसका इंटरेक्शंस क्या होते हैं, ज़्यादा होता है, या जिसके बीच में जो रिपल्शन ज़्यादा होंगे, किसी के बीच में रिपल्शन कम होंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तरह से स्प्लिटिंग हो जाएगा इस ऑर्बिटल का। ये जो पांचों ऑर्बिटल थे डी ऑर्बिटल के, उसमें क्या होगा, स्प्लिटिंग हो जाते हैं, ठीक है। अब इस स्प्लिटिंग के बारे में हम जानते हैं कि जब रिपल्शन आ रहा है तो उस केस में सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाती है, लेकिन बढ़ने के बाद भी अभी भी सेम एनर्जी लेवल के होते हैं। इस वाले की हम बात करते हैं, अभी भी क्या आपका सेम एनर्जी लेवल पे रहते हैं। बट इन एसिमेट्रिकल होते हैं, जब जब एसिमेट्रिकल फील होगा तब इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, एक तरह से आपका डिफरेंट हो जाएगा, एक का इंक्रीज हो जाएगा और दूसरे का डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। तो इसी इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में मीन्स कहने का मतलब है यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जब ये पांचों ऑर्बिटल हैं तो पांचों ऑर्बिटल आपका डिफरेंट हो जाएंगे। मीन्स कहने का मतलब अगर आपके टू ऑर्बिटल्स ऊपर चल जाएंगे, मीन्स हाई लेवल पे, हाई एनर्जी पे चल जाएंगे। थ्री आपके क्या हो सकते हैं, आपके लो एनर्जी लेवल पे चल जाएंगे, या तो वन वन ऑर्बिटल्स अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, किसी में टू थ्री हो जाएंगे। तो इस टाइप से आपका क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे द 5d ऑर्बिटल्स इन एन आइसोलेटेड गैसेस मेटल एटम आयन हैव सेम एनर्जी, ठीक है। तो आयन हैज सेम एनर्जी, एटम और आयन हैव सेम एनर्जी, दैट इज दे आर डी जनरेटेड, ठीक है। तो ये आपका क्या है, डी जनरेटेड, जिसमें आपका एनर्जी सेम हो। दिस डी जेनरेसी इज मेंटेन इफ स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्जेस सराउंडेड द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। तो जब अगर ये आपका जो डी जेनरेसी है या डी जेनरेट है, ये तब तक मेंटेन करता है जब तक उसके पास क्या हो, सिमेट्रिकल स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड होते हैं, ठीक है। कीप इन माइंड दैट इन प्रेजेंस ऑफ सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड द एनर्जी ऑफ ऑल द ऑर्बिटल्स विल बी रेस्ड। मीन्स कहने का मतलब है कि स्फेरिकली सिमेट्रिकल में क्या होंगे
कि ये एनर्जी क्या हो जाता है आपका इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। इट विल नॉट रिमेन सेम एज बिफोर, मीन्स कहने का मतलब इसमें जो एनर्जी होता है, इसमें जो एनर्जी होता है, दोनों की एनर्जी क्या होता है आपका डिफरेंट होते हैं, ठीक है। बट दे आर स्टिल डीजेनरेट, मीन्स कहने का मतलब ये अभी भी क्या है आपका डीजेनरेट ही है, क्लियर है। ये अभी भी क्या आपका डीजेनरेट, जब आपका इन प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिकल होते हैं तब आपका क्या होता है स्प्लिट हो जाता है, क्लियर है। स्प्लिट होते हैं, अब वो कितने ऑर्बिटल्स कहाँ ऊपर जाएंगे, कौन और से ऑर्बिटल नीचे जाएंगे, वो हम आगे बात करते हैं, क्लियर है। चलो इसके बाद देखो नेक्स्ट है, इसी में इसी पॉइंट में है, नेक्स्ट क्या है कि हाउएवर व्हेन द नेगेटिव फील्ड इज ड्यू टू लिगेंड एदर एनायंस और द नेगेटिव एंड्स ऑफ डाइपोलर, मीन्स एनायंस तो होंगे ही, या तो एनायंस हो सकते हैं या तो आपका क्या है न्यूट्रल कंपाउंड होगा, न्यूट्रल कंपाउंड अगर हो गए तो वहाँ पे हम क्या बात करें, डाइपोलर की बात करेंगे। इन कॉम्प्लेक्स इट बिकम्स एसिमेट्रिकल, द डिजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इज लॉस्ट, मीन्स जब हम बात करेंगे कि जब आपका एसिमेट्रिकल हो जाएंगे या लिगेंड्स एसिमेट्रिकल हो जाएंगे या उसको फील्ड अगर एसिमेट्रिकल मिल जाएगा, तो एसिमेट्रिकल के केस में क्या होगा आपका डीजेनरेसी, जो डीजेनरेट था वो क्या करेगा, डी ऑर्बिटल अपना लॉस्ट कर देगा, है लॉस्ट कर देगा। तो लॉस्ट करने के बाद क्या होगा, इट रिजल्ट इन स्प्लिट ऑफ द डी ऑर्बिटल्स, दिस स्प्लिट इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्लियर है। समझ में क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे कि यहाँ पे हम बात करें तो पहले वाले इस वाले केस में देखो, तो ये तो आपके ऑर्बिटल्स थे, जब आपको सिमेट्रिकल फील्ड मिला तो ये आपका इसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई। अब इसकी एनर्जी इंक्रीज हुई तो अभी भी ये क्या है आपका डीजेनरेट है, अभी भी इसकी एनर्जी सबकी एनर्जी सेम है, ठीक है। अब अगर एसिमेट्रिकल फील्ड आ गए तो ये क्या हो जाएंगे स्प्लिट, और इसी स्प्लिटिंग को क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। अब ये कब होता है, जब आपका क्या होता है कि एसिमेट्रिकल फील्ड होते हैं, ठीक है। अब डीजेनरेट समझ में आ गया, स्प्लिटिंग क्रिस्टल फील्ड में स्प्लिटिंग कैसे होता है उसके बारे में हमने देख ले। देखो अब मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, सिंपली क्या है कि बहुत ही सिंपल है ये चीज़ें, देखो सिंपल समझो क्या है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से जब लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करता है, ठीक है, जब लिगेंड क्या करता है सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करता है तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन एंड सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन होता है, क्लियर है। लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम के बीच में इंटरेक्शन होता है, इसके ऑर्बिटल्स के एनर्जी में अलग अलग हो जाते हैं, है ना। जो आपके डी ऑर्बिटल्स होते हैं या लिगेंड और मेटल के बीच में जो आपका इंटरेक्शन होगा उसकी वजह से आपका क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। अब जब अलग अलग हो जाते हैं डी ब्लॉक के डी जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, तो अलग अलग होना ही ये क्या कहलाता है आपका स्प्लिटिंग या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहलाता है, क्लियर है। या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के नाम से हम इसको जानते हैं, क्लियर है। चलो अब हम बात करते हैं कि स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड के बारे में, ठीक है। तो स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड के बारे में पहले हम बात करते हैं डी ब्लॉक के जो आपके डी ऑर्बिटल्स हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। डी क्या है आपका, डी क्या है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर होते हैं, ठीक है। अब हम ऑक्टा, ये तो आपका इसलिए ये आपको शेप बताना था, है ना, ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लिया है और एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ लिया है, ठीक है। अगर इसको बनाना चाहे तो बना सकते हैं, इसको नहीं बनाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे एक चीज़ और भी लिखा है हमने, T2G ऑर्बिटल, एन क्या है आपका EG। T2G का मतलब क्या हुआ और EG का मतलब क्या है, EG क्या है आपका इक्वली जनरेटेड, है ना, इक्वली जनरेटेड, एंड T2G का मतलब क्या हो, ट्रिपली जनरेटेड, ठीक है। ट्रिपली जनरेटेड का मतलब है कि जो आपका ये इन तीनों का लगभग लगभग सेम है एनर्जी लेवल, है ना, और EG का इक्वली जनरेटेड, इन दोनों की एनर्जी लगभग लगभग सेम होती है, ठीक है। सेम तो मतलब पांचों की एनर्जी अगर बात करेंगे तो पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो होती है आपकी लगभग सेम होती है, लेकिन उनमें भी आपका जो है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स का एनर्जी सेम होता है और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर का एनर्जी सेम होता है, इसलिए इसको इक्वली जनरेटेड, इसको ट्रिपली जनरेटेड बोलते हैं, क्लियर है, ये चीज़ क्लियर हो गई। चलो अब हम बात करते हैं स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल का जो ये होता है डायग्राम, इस टाइप से डायग्राम होते हैं, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पे मैं पहले ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, एक मिनट, ठीक है। मान लो ये आपका क्या है, यहाँ पे एक मेटल है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका लिगेंड है, यहाँ पे लिगेंड है, यहाँ पे लिगेंड है, यहाँ पे लिगेंड है और यहाँ पे लिगेंड, ठीक है। यहाँ पे एक लिगेंड है, यहाँ पे एक लिगेंड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल में टोटल नंबर ऑफ लिगेंड कितने होंगे, 6, ठीक है। तो 6 लिगेंड होता है तभी तो आपके ये ऑक्टाहेड्रल होंगे, तभी तो आपका क्या बनेगा sp3d2, यही तो बनेंगे, ठीक है। चलो ये ऑक्टाहेड्रल हो गए।
अब देखो ऑक्टाहेड्रल का शेप तो आपको आता है ना, कि यहाँ से कैसे बनाते हैं, यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दो, इसको यहाँ से कनेक्ट करो, इसको यहाँ से कनेक्ट करो, ये हो गया, ठीक है। इस लिगेंड को यहाँ से, इस लिगेंड को यहाँ से, इस लिगेंड को, ये क्या होगा आपका ऑक्टाहेड्रल शेप हो गया, ठीक है। तो मैं ये शेप वगैरह की बात नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे जो 6 डायरेक्शन से लिगेंड है, ठीक है, ये आपका 6 डायरेक्शन ये आपका हो गया, ठीक है। 6 डायरेक्शन से लिगेंड आएंगे, ठीक है, ये आपका मेटल हो गया। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, 6 डायरेक्शन से लिगेंड आएगा और वह सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करेगा। ये क्या करेगा आपका सेंट्रल मेटल एटम को, ये क्या करेगा आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। अप्रोच करने के बाद जब ये सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करेंगे तो आपके सेंट्रल मेटल एटम के पास जो ऑर्बिटल्स हैं, उनमें से वो ऑर्बिटल जिनमें सबसे क्लोज होंगे या उनके रास्ते में आएंगे वह सबसे ज़्यादा रिपल्शन फील करेगा। मीन्स कहने का मतलब है कि जो आपका यहाँ पे जो मेटल है, मेटल एंड लिगेंड के बीच में जब मेटल को अप्रोच करेगा, ठीक है, मेटल एंड लिगेंड को जब अप्रोच करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपके मेटल का जो होगा, है ना, जो या लिगेंड जो मेटल एटम के जो अप्रोच करने जो इसके रास्ते में जो आएगा, रास्ते में कहने का मतलब है कि ये तो इस तरह से है, ठीक है। तो लिगेंड का मान लो ये इस तरह से स्ट्रक्चर है और उसके बाद हम बात करेंगे जैसे आपका मान लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो लिगेंड का मान लो कि अगर एक्स एक्सिस के अलोंग अगर आपका लोब है ना, और आपका मेटल का भी क्या है, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग अगर लोब्स प्रेजेंट है तो ये इनमें रिपल्शन ज़्यादा रिपल्शन होगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं कि इसमें क्या होगा आपका रिपल्शन ज़्यादा होंगे। तो रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो रिपल्शन ज़्यादा होने दो चीज़ों के बीच में जब ज़्यादा रिपल्शन होगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर, इस सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए इसकी एनर्जी दूसरे ऑर्बिटल की एनर्जी से इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ चीज़ें हम अब एक बार मैं आपको समझा दूँ थोड़ा सा कि देखो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि जैसे ये आपका ऑक्टाहेड्रल शेप होते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। देखो यहाँ पे कि जैसे मान लो आपका ये मेटल है, ठीक है, इस मेटल के बारे में देखो यहाँ पे, एक सेकेंड, मेटल है, ठीक है, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, ये लिगेंड हो गया, ठीक है। अब देखो इस मेटल का कि ये इस एक्सिस इसके अलोंग, इसके वाई इसके अलोंग और इसके अलोंग की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके पास जो यहाँ पे है, अगर आपके पास ये मान लो कि लिगेंड के भी एक्स एक्सिस के इसी के अलोंग अगर आपका क्या है आपका कि लोब्स प्रेजेंट हो गए तो यहाँ पे ज़्यादा रिपल्शन होगा। ये जो जेड एक्सिस है ये मान लो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो हमारे पास जो डी ऑर्बिटल्स जो प्रेजेंट होते हैं, डी जेड स्क्वायर के अलोंग भी होते हैं, जो लोब्स के अलोंग भी प्रेजेंट होते हैं और जो लोब्स के बीच में भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो लोब्स के जो अलोंग होंगे, इस वाले के अलोंग तो यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होगा। एंड यहीं पे अगर रिपल्सन बात कर लेते हैं कि अगर लोब्स के बीच में होंगे तो लोब्स के बीच में जब होगा तो यहाँ पे रिपल्सन क्या होगा आपका कम हो जाएगा, रिपल्सन। तो रिपल्सन कम हो जाएंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं एक बार यहाँ से, ठीक है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स सिंस द लिगेंड अप्रोचेस द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, फ्रॉम द डायरेक्शन अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो भी कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे, है ना, उस एक्सिस के अलोंग क्या होगा आपका सेंट्रल मेटल एटम अप्रोच करेगा, ठीक है। सो द ऑर्बिटल्स हुज लोब्स लाई अलोंग द एक्सिस, जिस ऑर्बिटल्स के लोब्स क्या होंगे एक्सिस के अलोंग लाई करेंगे, तो उस ऑर्बिटल का जो होगा कि रिपल्शन क्या होगा, ज़्यादा रिपल्शन फील होगा, ठीक है। एंड देयर एनर्जी इज इंक्रीज्ड एंड द ऑर्बिटल्स विल बी द रिलेटिवली हायर एनर्जी लेवल। बिस उस वाले केस में क्या हो जाएगा आपका कि ऑर्बिटल्स क्या हो जाएगा आपका हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये वाले तो हमने टर्म देख लिए, इस वाले का अभी वाले टर्म के बात करते हैं। आपको ये वाले पॉइंट समझ में आए ना, ठीक है। तो इस वक्त देखो एक और मैं डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर करता होता हूँ यहाँ पे कि जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे एक मैं ऑर्बिटल्स बना लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये आपके डी ब्लॉक के मैंने ऑर्बिटल्स बनाए, ठीक है। ये कौन सा है आपका डी एक्स वाई, ठीक है, ये एक्स प्लेन है और ये वाई प्लेन है, ठीक है। अब देखो लिगेंड हम ले लेते हैं यहाँ पे, लिगेंड इसके चारों तरफ से अप्रोच मान लो यहाँ पे इस तरह से एक्स एक्सिस के अलोंग अप्रोच करेगा, ठीक है, ये वाई एक्सिस के अलोंग और ये आपका क्या हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग और ये आपके वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे एक तो केस मैंने ये ले लिया, दूसरा केस मैं और यहाँ पे ले लेता हूँ कि जैसे मान लो
ये तो एक्सिस के बीच में है, मैं ले लेता हूँ एक्सिस के अलोंग, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसके लिगेंड मान लो यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है, ये लिगेंड ले लिया है, ये इसके लिगेंड इधर से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिगेंड इधर से अप्रोच कर रहे हैं, इसके लिगेंड इधर से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। अब बताओ कि रिपल्शन कहाँ पे ज़्यादा होगा, है ना। मान लो ये ए है और ये आपका क्या है, बी है, रिपल्शन कहाँ पे, ये लिगेंड के हैं आपके, तो ये आपका क्या है, आपका सेंट्रल मेटल। तो जब ये तो एक दूसरे को अप्रोच करेगा, है ना, ये जब अप्रोच करेंगे, ये आगे अप्रोच करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लोब्स जो प्रेजेंट हैं, ये आपका बीच में, ये एक्सिस के अलोंग लोब्स प्रेजेंट नहीं है, किसके, मेटल के। एंड यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो इन दोनों के जो लोब्स हैं, इन दोनों के लोब्स क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट में है, अगेंस्ट में है, और वो सेम एक्सिस में है, तो यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होगा। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि जो एक्सिस के अलोंग में जो आपका जो लोब्स प्रेजेंट हो गए, वहाँ पे मोर रिपल्शन होगा। मोर रिपल्शन होने की वजह से आपका एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी होगा, है ना, एनर्जी इंक्रीज होगा। जितना ज़्यादा रिपल्शन होगा उतना ही ज़्यादा सिस्टम का एनर्जी हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाले जब बात करेंगे तो बी का जो होगा, यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होंगे, यहाँ पे एनर्जी भी ज़्यादा होगा। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप एनर्जी का टर्म आगे नेक्स्ट टर्म आएगा कि किसका एनर्जी ज़्यादा होगा, किसका एनर्जी कम होगा। तो मीन्स कहने का मतलब है कि हमारे पास जो 5 ऑर्बिटल हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स एंड डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इनमें से एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, इनमें से एनर्जी ज़्यादा होगी जिसका एनर्जी जो लोब्स के अलोंग ज़्यादा, लोब्स के अलोंग जो एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट होंगे, जिसके लोब्स एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट होंगे, उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मीन्स कहने का मतलब है डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर का एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे मोर रिपल्शन फील किया जाएगा, लेकिन डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स ये आपका लेस एनर्जी वाले होंगे, मीन्स लेस रिपल्शन होंगे। जब लेस रिपल्शन होगा तो यहाँ पे क्या है, इसकी एनर्जी क्या होगी, लो हो जाएगी। क्लियर है? चलो अब हम ये वाले नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बस वही पॉइंट है, ये आपके 5 ऑर्बिटल्स हो गए, 5 ऑर्बिटल्स हो गया। एंड ये हमने ये सिमेट्रिकल फील्ड लिया है ना, स्फेरिकल सिमेट्रिकल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन प्रेजेंस ऑफ हाइपोथेटिकल स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड, ठीक है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड लिया है। तो लेकिन ये भी आपका ये डीजेनरेट है, तो ये भी आपका क्या है, डीजेनरेट ही है अभी फिलहाल, ठीक है, लेकिन एनर्जी आपका क्या हो, ज़्यादा बढ़ गया, एनर्जी इंक्रीज हो गया। अब ये आप जब अनसिमेट्रिकल फील्ड के पास गए, तो अनसिमेट्रिकल फील्ड हुआ, तो ये क्या होगा, स्प्लिट हो गया। समझ में आया स्प्लिट क्यों हुआ, ठीक है। अब स्प्लिट जब हुए तो यहाँ पे जो एनर्जी जो होगा, जो आपके ऑर्बिटल्स हैं जो आपके ऑर्बिटल्स हैं वो हायर एनर्जी में जाएंगे, और एक दूसरा क्या जाएगा, लोअर एनर्जी में जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि बेरी सेंटर, यहाँ पे हमने क्या है, एक सेंटर, एक क्या बोलते हैं, एक लेवल मान लिया है ना। लेवल क्या है आपका, कि मीन एनर्जी लेवल ले लिया, ठीक है, जिसको बोलते हैं बेरी सेंटर, बेरी सेंटर। क्लियर है? तो बेरी सेंटर के ऊपर आपके क्या गए कि एनर्जी इंक्रीज हुआ, डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हुआ। और दूसरा क्या है आपका, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स है, ये आपका क्या है, टी टू जी, मीन्स इसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा। मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे रिपल्शन क्या होगा, आपका कम होगा। क्लियर? रिपल्शन आपका कम होगा। अब देखो रिपल्शन किस में कम होगा, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। अब देखो यहाँ पे डी नॉट, इसको इन दोनों के बीच में जो एनर्जी होगी डिफरेंस, दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है, इसको बोलते हैं डी डेल्टा नॉट से। डेल्टा नॉट मीन्स कहने का मतलब ये ऑक्टाहेड्रल की बात हो रही है, ठीक है। अभी हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, टेट्राहेड्रल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये ऑक्टाहेड्रल, डी नॉट क्या है, ऑक्टाहेड्रल। और डी नॉट को आप क्या लिख सकते हैं, आपका 10 डी क्यू भी लिख सकते हैं, 10 डी क्यू। डी नॉट इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप, 10 डी क्यू। क्लियर है? चलो अब देखो ये जो मेन एनर्जी लेवल है, मीन एनर्जी लेवल से जो आपका T2G है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। मीन एनर्जी लेवल से जो ऊपर है, वो जो मीन एनर्जी लेवल से एंड जो आपका EG है, EG ऑर्बिटल्स हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस होते हैं वो 3/5 डी नॉट होता है, ठीक है। एंड इसका जो डिफरेंस है, T2G का जो डिफरेंस है, -2/5 डेल्टा नॉट होता है, -2/5 डेल्टा नॉट। और उस ऊपर वाले का क्या, 3/5 डेल्टा नॉट होता है। क्लियर? 3/5 है तो इसको आप 0.6 डेल्टा नॉट भी लिख सकते हैं, और 2/5 है तो -0.4 डेल्टा नॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो ऊपर वाले चले गए है ना, तो ऊपर वाले जो स्प्लिट होके जो ऊपर वाले, ये तो मोर एनर्जी हो गया, तो मोर एनर्जी हो गया, तो ये जो कॉज हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिगेंड्स। आपका नेचर लिगेंड्स कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो आपका स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा। मीन्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कॉजेज मोर स्प्लिटिंग एंड वीक फील्ड लिगेंड्स लेसर
स्प्लिटिंग। क्लियर है? ये वाली चीज़ें समझ में आ गई, ये वाले पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखो ये वाले डायग्राम, ये डायग्राम आपके, हाँ दिख रहा है आपको डायग्राम। देखो यहाँ पे क्या है कि एक तरफ से हमने ले लिया है स्ट्रॉन्ग फील्ड और दूसरा हमने ले लिया क्या है, वीक फील्ड ले लिया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड से हमें क्या होगा यहाँ पे, वो चीज़ों के हम बारे में देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कि जब हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिया तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिया तो यहाँ पे होगा डी एक्स वाई जेड डी जेड एक्स सेम टू सेम हो जाएगा, लेकिन यहाँ वीक फील्ड में आपकी कम स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, चलो अब देखो इसके बेसिस पे हम देखते हैं यहाँ पे कि हमें 4 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। हमें क्या करना है, 4 इलेक्ट्रॉन फिल करना। ये चीज़ें अभी मैं आपको बताऊँ, इन चीज़ों पे आप मत देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ देखना। अब देखो मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड में ले रहा हूँ, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में ले तो यहाँ पे क्या होगा कि 4 इलेक्ट्रॉन जब फिल करेंगे, तो यहाँ पे देखो 4 इलेक्ट्रॉन को जब हम फिल करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ठीक है, अब देखो कि नेक्स्ट जो होगा कि ऊपर में भी 2 ऑर्बिटल्स हैं, तो फोर्थ जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आएगा या यहीं पे पेयरिंग होगा, उसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ये तो आपका क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले। इसी तरह से वीक फील्ड में देखो, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पेयरिंग होगा। अब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कब होते हैं, जब आपका जो ये जो डिफरेंसेस है, या इसको बोल सकते हैं अवेलेबल एनर्जी जो है, ये डेल्टा नोट अगर ग्रेटर देन हो जाएंगे पेयरिंग एनर्जी के। अब यहाँ एक टर्म आया पेयरिंग एनर्जी, तो पेयरिंग एनर्जी क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर अप टू 2 इलेक्ट्रॉन। मीन्स यहाँ पे अगर आप जो एक्सटर्नल एनर्जी है, जो आपका दोनों के बीच में जो स्प्लिटिंग एनर्जी है, वो स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगा, मीन्स एनर्जी गैप यहाँ पे अगर ज़्यादा होगा, तभी आपका यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होंगे। मीन्स कहने का समझ में आया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कब होगा आप, कि जहाँ पे आपका अवेलेबल एनर्जी या स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगा पेयरिंग एनर्जी से, तभी वो आपका क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहलाएंगे। क्लियर है? तो जब आपका डेल्टा नोट ग्रेटर हो जाएंगे किसके, पेयरिंग एनर्जी के, तो डेल्टा नोट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, तब क्या होगा आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा। मीन्स आपका यहाँ पे नहीं जाएगा। ठीक है, हायर एनर्जी लेवल पे नहीं जाएंगे, पहले आपका लोअर एनर्जी में फिल होंगे, तब आपका हायर एनर्जी में जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट में वीक फील्ड लिगेंड में। तो वीक फील्ड लिगेंड में क्या होगा, डेल्टा नोट जब आपका जो एनर्जी का डिफरेंसेस है वो कम हो जाएगा, लेस किससे, आपका पेयरिंग एनर्जी का। ठीक है, कम हो जाएंगे, तो कम हो जाएगा तब आपका क्या हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन आगे आपका जो आपका नेक्स्ट हाई लेवल हाई एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे। मीन्स आपका वहाँ पे पेयरिंग नहीं होंगे। क्लियर है, पेयरिंग नहीं होगा। अब देखो पेयरिंग नहीं हुआ, यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आपका पेयरिंग होगा, यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुए, तो इससे देखो यहाँ पे हाई स्पिन एंड लो स्पिन में क्या हुआ है कि स्पिन देखो यहाँ पे कितना है 1 2 3 4, तो यहाँ पे हाई स्पिन कहलाएगा या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, एंड इस वाले में क्या आपका लो स्पिन या फिर स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो जो हम वहाँ पे बात कर रहे थे ना, स्पिन पे हाई स्पिन और लो स्पिन, तो ये आपका यहाँ से आया। और स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड आपको यहाँ से समझ में आया कि जब आपका अवेलेबल एनर्जी क्या होते हैं आपके, या एनर्जी जो डिफरेंसेस होते हैं, जो स्प्लिटिंग एनर्जी का जो डिफरेंसेस होते हैं वो ग्रेटर हो जाएंगे किससे, पेयरिंग से, तभी आपका पेयरिंग पॉसिबल है। एंड अगर पेयरिंग पॉसिबल है तो वो आपका क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहलाएगा। एंड जहाँ पे पेयरिंग पॉसिबल नहीं है वो आपका क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड कहलाएंगे। क्लियर है, एक चीज़ तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें आपको एक चीज़ और समझ आना है कि ये तो 4 इलेक्ट्रॉन के थे, अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो 3 इलेक्ट्रॉन की जब बात करेंगे, तो मान लो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का यहाँ फील्ड हो गया है ना, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का फील्ड होंगे, मीन्स दोनों में ही, इसमें भी और इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन के ही फील्ड होंगे। तो यहाँ पे कोई भी लो स्पिन और हाई स्पिन दोनों ही आपका लगभग क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, समझ में आया क्या कि 3 इलेक्ट्रॉन तक जो होंगे, या D1 D2 और D3 की अगर बात करेंगे, तो D1 D2 D3 में लो स्पिन एंड हाई स्पिन में कोई कंपैरिजन नहीं होगा दोनों का, क्यों कि सेम होगा। क्लियर है, दोनों का क्या होगा, D1 D2 D3 में आपका जो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड में क्या होगा, आपका शेयरिंग सेम। दोनों का जो आपका जो इलेक्ट्रॉन का फिल होने का होगा, दोनों में क्या हो जाएगा, वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा, सेम ही होंगे। ठीक है, चलो तो हम पॉइंट वाइज बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत, है ना। पेयरिंग एनर्जी, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर अप टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 2 इलेक्ट्रॉन तक आपको पेयरिंग में, तो उसको क्या बोलते हैं, पेयरिंग एनर्जी होते हैं। अगर आपका डेल्टा नोट ग्रेटर है, या इसको बोलते हैं अवेलेबल एनर्जी या स्प्लिटिंग एनर्जी, तो ग्रेटर हो जाएंगे पेयरिंग एनर्जी से, देन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल अकर।
है ना, तभी आपका पेयरिंग अकर होगा, अदरवाइज पेयरिंग नहीं अकर होंगे। इन D1 D2 D3 लो स्पिन और हाई स्पिन इज नॉट एप्लीकेबल। क्लियर है यहाँ तक? तो आज हमने सिर्फ और सिर्फ किसकी बात किया, हमने स्प्लिटिंग के बारे में बात किया और स्प्लिटिंग आपको समझाने की कोशिश किया कि स्प्लिटिंग कहाँ पे होगा, स्प्लिटिंग कहाँ पे नहीं होंगे, कहाँ पे एनर्जी लेवल थोड़ा सा डिफरेंसेस होंगे, ठीक है, एंड उसके बारे में हमने बात किया, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे। वहाँ पे हम कुछ स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे और ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।